आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नौवीं का विषय है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन का जो भाग है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का पहला अध्याय है पालनपुर गांव की कहानी। हमने पिछले क्लास में इस पालनपुर में रहने वाले लोगों के बारे में, परिचय के बारे में पढ़ा था कि किस किस जाति के लोग रहते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, उनके जीवन की दिनचर्या क्या है, उनके बारे में पढ़ा था। उनमें ये पढ़ा था कुछ परिवार पिछड़े हुए अधिक हैं जो झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो धनिक हैं जो पक्के मकानों में रहते हैं। और उनके साथ ये भी पढ़ा था उन लोगों के जो रोजगार का साधन है, मुख्य साधन कृषि है, लेकिन कृषि के साथ साथ अन्य भी उनके रोजगार के साधन है, जैसे निर्माण का कार्य है, परिवहन का कार्य है, उद्योगों का कार्य है, ऐसे और भी कार्य थे। इसी तरह से साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पर कुछ शिक्षा और चिकित्सा की भी पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं हैं। वहाँ पर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय भी हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हैं जहाँ पर लोगों को इलाज किया जाता है। इस तरह से इस पालनपुर गांव के लोगों के बारे में और इस गांव के परिचय के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और इसके साथ साथ इसका लाभ ये पढ़ा था कि उत्पादन के मुख्य रूप से चार साधन होते हैं, जिसमें भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी, उनके बारे में पढ़ा था। आज इसी कालांश को आगे बढ़ाते हुए, इसी शिक्षण बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पालनपुर गांव की कहानी में पालनपुर में खेती। अर्थात हमने पिछले कालांश में पढ़ा था कि पालनपुर के लोगों का रोजगार का साधन मुख्य रूप से कृषि है, कृषि के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी करते हैं, अन्य रोजगार के भी साधन है। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्य जो उनकी क्रिया है रोजगार की, मुख्य जो उत्पादन का साधन है वो है खेती अर्थात कृषि। उन कृषि के बारे में आप पढ़ेंगे। तो पालनपुर में खेती, उसमें पहला बिंदु जो हमारा है भूमि स्तर है। भूमि स्तर है अर्थात भूमि बढ़ रही है। किसी भी उत्पादन को करने के लिए भूमि की जरूरत होती है, श्रम की जरूरत होती है, भौतिक पूंजी की जरूरत होती है, मानव पूंजी की जरूरत होती है। मान लीजिए किसी कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं तो फैक्ट्री एक के स्थान पर दो हो सकती है, मजदूर संख्या में बढ़ाए जा सकते हैं। इसी तरह से भौतिक पूंजी को बढ़ाया जा सकता है, मानव पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में उत्पादन होता है तो उसमें वृद्धि की जा सकती है, लेकिन भूमि को बढ़ाना संभव नहीं है, भूमि की वृद्धि करना संभव नहीं है। जितनी मात्रा भूमि है उतनी उपलब्ध होगी, उसी से ही हमें उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, उसी से उसका अधिकतम उपयोग करना होगा। तो पालनपुर में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, आसपास के क्षेत्रों में अनाज की मांग को देखते हुए, उद्योगों के लिए कच्चे माल की मांग को देखते हुए क्या इस भूमि में बढ़ोतरी करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि भूमि को बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए भूमि को बढ़ाना संभव नहीं है तो किस तरह से उत्पादन किया जाए, अधिक उत्पादन करके किस तरह से ऐसा किया जाए? इसलिए क्या करना होगा, उस भूमि पर कुछ ऐसी नई तकनीकी अपनानी पड़ेगी जिसके वजह से उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो। तो इस तरह से भूमि स्तर रहती है, लेकिन दिनों दिन अनाज की मांग बढ़ती रहती है, भूमि से उत्पादित कृषि उत्पाद की मांग बढ़ती रहती है। ऐसी स्थिति में भूमि स्तर रहती है तो ऐसे स्थानों पर वहां पर नई तकनीकी अपनाकर, नई विधियां अपनाकर अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। तो भूमि स्तर है, पालनपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, वहां की प्रमुख क्रिया ही खेती है। और इस खेती को स्थिर होने की वजह से उसकी और भी उपयोगिता बढ़ जाती है। किसी किसान के पास भूमि कम है, किसी के पास अधिक है, तो किस आधार पर कम या अधिक कहते हैं? तो उस भूमि को एक मापने की इकाई होती है जिसका नाम है हेक्टर। ऐसे कुछ किसान हैं जो बिल्कुल भूमिहीन है, जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वो भूमिहीन किसान कहलाते हैं। जो 2 हेक्टर की जमीन से कम वाले हैं वो भूमिहीन या छोटे किसान कहलाते हैं। लेकिन 2 हेक्टर से अधिक भूमि है और 10 हेक्टर से कम है वो मझले किसान कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे किसान भी हैं जो 10 हेक्टर से भी अधिक जमीन रखते हैं, वो बड़े किसान कहलाते हैं। इस पालनपुर में गांव में लगभग 450 परिवारों का सदस्य है। 450 परिवार का ये गांव है। 450 परिवारों में से एक परिवार अर्थात 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन बहुत ही कम है, यानी 2 हेक्टर से भी कम है। लेकिन इसमें 460 परिवार ऐसे हैं जिसमें 2 हेक्टर से लगाकर 10 हेक्टर के बीच में मंझले किसान है। लेकिन केवल 40 परिवार ऐसे हैं जो 10 हेक्टर से जमीन अधिक हैं, बड़े किसान हैं। इस तरह से किसानों की
किसानों के पास, कुछ किसानों के पास जमीन है तो कुछ के पास जमीन नहीं है। तो ये हम अनुमान कैसे लगाते हैं, जमीन को माप कर, और जमीन को मापने की जो इकाई उसको कहते हैं हेक्टर, यानी भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टर कहलाती है। हमारा एक प्रश्न बन सकता है कि भूमि मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो उत्तर होगा हेक्टर कहा जाता है। अगला बिंदु है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने कोई विकल्प है? हाँ, इसी भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन क्या विकल्प है, तो हम इसके बारे में अभी पढ़ा। तो वो पहली प्रणाली जो है, पहली जो विधि है, जो पहली तकनीकी है, वो है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है, किसी भी भूमि पर एक वर्ष में एक फसल से ज्यादा फसल लेने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। जैसे खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई, अर्थात एक जमीन पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को लेने की प्रक्रिया को, एक से अधिक फसलों लेने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। इस तरह से बहुविध फसल प्रणाली से एक निश्चित मात्रा में भूमि है उसके ऊपर अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरा, सिंचाई के साधन बढ़ाकर अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। तीसरा, उन्नत किस्म के बीज और रासायनिक खाद, उन्नत किस्म के बीज और खाद का मात्रा उपलब्ध कराकर भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसी तरह से उस किसानों की सुरक्षा के लिए उस माल की पर्याप्त मात्रा में कीमत मिलेगी, तो सरकार के द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, इससे भी अधिक उत्पादन करेंगे किसान। इसी तरह से उनको रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में मूल्य मिले, तब तक के लिए भंडारण करने के लिए उनकी व्यवस्था हो, तो वो भी उत्पादन करने में भूमिका निभाते हैं। तो निश्चित मात्रा में जो भूमि है उस पर अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या विधि अपनाई जाएगी? सबसे पहले है बहुविध फसल प्रणाली, दूसरा सिंचाई, तीसरा उन्नत किस्म के बीज और खाद, चौथा सरकार के द्वारा न्यूनतम मूल्य प्रणाली, और पांचवा भंडारण की व्यवस्था। ये सभी जो व्यवस्था होगी तो निश्चित भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है और आने वाली मांग की पूर्ति की जा सकती है। हमारे देश में 1947 के समय उत्पादन कम होता था, उसी कम उत्पादन के लिए समस्या बनी रहती थी खाद्यान्न की। तो 1960 के दशक के अंत तक यहाँ पर एक हरित क्रांति लाई गई। उस हरित क्रांति से क्या हुआ, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए, उन्नत किस्म के बीज और खाद उपलब्ध करवाए गए, और जो छोटे छोटे खेत थे उन खेतों को आपस में मिला दिया गया, बीच में जो मेड़बंदी थी उनको हटा दिया गया। इसके परिणाम से छोटे खेत बड़े खेतों में बदल गए, और ऐसी स्थिति में जो 1960 के दशक में अंत में जो ये क्रांति हुई, जिसको हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, खूब सारा उत्पादन हुआ। और मुख्य रूप से जो उत्पादन हुआ इस हरित क्रांति से गेहूं और चावल में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो इस तरह से निश्चित मात्रा में जो भूमि है उसमें भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। अगला बिंदु है, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? क्या धारण कर पाएगी? अत्यधिक सिंचाई की वजह से जो उर्वरक शक्ति कमजोर हो रही है, रासायनिक खाद की वजह से भूमि की उर्वरक शक्ति जो कमजोर हो रही है, ये धीरे धीरे क्या है इस तरह से कमजोर हो रही है। आने वाले समय में जितना अभी वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है, क्या लंबे समय तक इतना उत्पादन हो पाएगा? नहीं, ये कभी भी संभव नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक रहकर क्या करना पड़ेगा कि हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है इसको हमें संरक्षण देना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। पर्यावरण किसे कहा जाता है, यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो इस पर्यावरण की वजह से भूमि में उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ेगी? इस पर्यावरण की वजह से हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, सिंचाई के द्वारा की जाने जो जमीन है उसको कम कुछ समय के लिए खाली छोड़ेंगे, और खाली छोड़ने की वजह से जमीन में वापस उर्वरक शक्ति पैदा हो जाएगी, और रासायनिक खाद के स्थान पर हम अधिक से अधिक देसी खाद का प्रयोग करेंगे, मवेशियों के मलमूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसके वजह से जो उर्वरक शक्ति जो कमजोर हो रही है उसमें वापस गुणवत्ता आ सके, उसको बढ़ाया जा सके। इस तरह से पर्यावरण को संरक्षण देकर हम भूमि की गुणवत्ता को, भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाने में सफल हो सकते हैं। अगला जो बिंदु है हमारा, पालनपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? अर्थात पालनपुर में 450 परिवारों का गांव है, उसमें भूमि क्या सभी को बराबर रूप से वितरित है या असमान? बिल्कुल नहीं, सभी को बराबर रूप से वितरित नहीं है। वहां पर एक ऐसे परिवार हैं जिनके पास तो जमीन 2 हेक्टेयर से कम है या बिल्कुल है ही नहीं, और 460 परिवार ऐसे हैं जहां पर 2 से 10 हेक्टेयर के भी जमीन है, लेकिन 40 परिवार ऐसे हैं जो 10 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन वाले हैं किसान हैं, तो वो बड़े किसान हैं। इस तरह से पालनपुर में जो जमीन है सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरित नहीं है, असमान। अगला है, श्रमिक की व्यवस्था कौन करेगा? ये जो खेती करते हैं, काम करते हैं, इसमें श्रमिक
काम करते हैं। ये श्रमिक कहाँ से आते हैं? किसी भी उत्पादन के लिए पहले आवश्यकता होती है भूमि की, और दूसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो श्रम की होती है। तो श्रम की आवश्यकता कौन करेगा? श्रम की आवश्यकता की पूर्ति करेगा श्रमिक। ऐसे लोग जो बिल्कुल खेती करने के लिए जिनके पास बिल्कुल जमीन भी नहीं है और भूमिहीन किसान है, या फिर ऐसे लोग हैं जो इधर उधर कहीं काम ढूंढते हैं और काम ढूंढ कर अपनी रोजगार चलाते हैं। तो ऐसे जो श्रमिक लोग होते हैं वो श्रमिक की पूर्ति करेंगे, श्रमिक लोग होते हैं वो श्रम की पूर्ति करेंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो भूमिहीन किसान होते हैं वो भी श्रम की पूर्ति करेंगे। तो पालनपुर में गांव में जो बड़े जो किसान हैं उनके पास बहुत बड़े खेत होते हैं, उस खेत में अकेले काम नहीं कर पाते, तो उनको श्रमिकों की जरूरत होती है। और वो श्रमिक कहाँ से आते हैं? जो भूमिहीन किसान है और जो मुजरे किसान है, वहाँ के लोग अपने खेतों में काम निपटा कर वहाँ जाकर काम करते हैं। अगला है खेती के लिए आवश्यक पूंजी क्या है? अगर खेती कोई करे किसान तो आवश्यक पूंजी क्या जरूरत होती है? खेती के लिए मुख्य रूप से जरूरत होती है भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी को हम दो भागों में पढ़ते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा था। एक होता है स्थायी पूंजी और एक होता है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है? ऐसी पूंजी जिसको क्रय करने के बाद, जिसको एक बार निवेश करने के बाद उसका बार-बार उपयोग किया जाता है, उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे किसान के द्वारा नलकूप खुदवाना, किसान के द्वारा खेत के चारों तरफ बाड़बंदी करवाना, किसान के द्वारा उत्पादन का संग्रहण करने के लिए भंडारण करना, ये सभी जो पूंजी निवेश की जो खर्च किया उसको हम स्थायी पूंजी कहते हैं। लेकिन ऐसी पूंजी जितनी बार किसान उत्पादन करेगा उतनी बार उसको व्यय करना पड़ेगा, उतनी बार उनको निवेश करना पड़ेगा। जैसे किसान को जितनी बार खेती करनी पड़ेगी उतनी बार उन्नत किस्म के बीज खरीदने पड़ेंगे, उतनी बार उसको खाद खरीदना पड़ेगा, उतनी बार बिजली का बिल भरना पड़ेगा, उतनी बार भी श्रमिकों को मजदूरी देनी पड़ेगी। ये जो बार-बार जो खर्च हो रहा है, जो पूंजी खर्च हो रही है, इनको कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो किसी भी किसान को खेती करने के लिए बार-बार जिसकी जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कार्यशील पूंजी। हाँ, स्थायी पूंजी की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन वो एक बार उसका निवेश करने के बाद बार-बार उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कार्यशील पूंजी का बार-बार हमें करना पड़ेगा क्रय, तब खेती जाकर सफल होगी। उसके बाद में अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, अधिशेष किसे कहते हैं? किसान के द्वारा उत्पादन किया गया भाग, किसान के द्वारा उत्पादित किए गए भाग में से एक हिस्सा वो अपने उपभोग के लिए रख लेता है या उपभोग कर लेता है। उपभोग करने के बाद या उपभोग के लिए रखी जाने वाली वस्तु के बाद जो शेष उत्पादन बच जाता है उसी को अधिशेष कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अधिशेष। जब किसान अपने लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन रख लेता है उपभोग करने के लिए और शेष जो उत्पादन बच जाता है उस उत्पादन को बाजार में बेचता है, जो बाजार में बेचता है उसी उत्पादन को अधिशेष कहते हैं। जिस किसान के पास अधिशेष अधिक होगा उनको उतना ही अधिक लाभ होगा, और जिस किसान के पास अधिशेष कम होगा उतना ही उसका कम लाभ होगा। तो किसान ये चाहता है उसका अधिशेष अधिक से अधिक मात्रा में हो। तो इस तरह से अधिशेष अधिक से अधिक मात्रा में हो और अधिक से अधिक उसको लाभ मिले। ये कब संभव हो पाता है? जब भूमि के अंदर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो, तब ऐसा संभव हो पाता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा पालनपुर के गांव में खेती किस तरह से होती है। तो भूमि इस तरह, तो हमें क्या करना चाहिए, उस तरह भूमि में उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा क्या ये आने वाले समय तक भूमि इसी तरह से उत्पादन लेगी? नहीं देगी। तो नहीं देगी तो हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। इसी तरह से पालनपुर के किसानों की भूमि समान रूप से वितरित है या असमान रूप से, इसको भी पढ़ा है हमने। सभी किसानों के पास बराबर जमीन नहीं है। और उसके बाद पढ़ा खेती के लिए आवश्यक पूंजी क्या है। मुख्य रूप से भौतिक पूंजी की जरूरत पड़ती है, भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी की और कार्यशील पूंजी की। लेकिन स्थायी पूंजी एक बार निवेश करने के बाद हमेशा प्रयोग में ली जाती है, जबकि कार्यशील पूंजी को बार-बार इसका उपयोग किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा अधिशेष के बारे में। अधिशेष किसे कहते हैं? किसान क्यों चाहता है उसके पास अधिक से अधिक अधिशेष में वृद्धि हो? क्योंकि उसको अधिक से अधिक लाभ हो। ये हमने पढ़ा। इसके बाद अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा वो ये होगा कि पालनपुर में रहने वाले लोगों की मुख्य जो क्रिया है, रोजगार की क्रिया, वो खेती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खेती नहीं करके दूसरे कार्य भी करते हैं। तो खेती नहीं करके जो दूसरी क्रियाएं करते हैं, दूसरे कार्य करते हैं, उसको कहते हैं गैर कृषि कार्य, गैर कृषि क्रियाएं। अभी तक हमने कृषि क्रियाओं के बारे में पढ़ा। अगला हमारा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा गैर
कृषि क्रियाएं। तो गैर कृषि क्रियाओं के बारे में हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।